सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, ठिकाने लगाना। मैंने जब भी बॉलीवुड के मूवी में इस लाशों को। शब्द का इस्तेमाल देखा है, तो वो ठिकाने लगाया जाता है लाशों को। राइट। तो मतलब अभी निवेशकों के बिटकॉइन को अगर ठिकाने लगाया जा रहा है, तो आपने बिल्कुल हमारा मूड सही पकड़ा है कि हमें इस समय कैसा लग रहा है। तो अजीत जी, अभी आज के दिन में भारतवर्ष में 75 लाख से भी अधिक क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने निवेश कर चुका है। और अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है आज के दिन में। लेकिन अगर हम हाल ही में संसद में कहे गए वित्त मंत्री का बयान देखें, तो वहां पे अभी साफ ये लग रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी में जो निषेध लगने की आशंका है, वो अभी भी बरकरार है। तो इसके चलते क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम में निवेशकों में आप क्या मूड देख रहे हैं? आपने जो शब्द आशंका इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि डर और आशंका, जिसे अंग्रेजी में फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, फड कहते हैं, ये वातावरण बना हुआ है। बहुत आक्रामक वातावरण नहीं है, मगर जैसे आपने कहा 10,000 करोड़ रुपए है, वो तो शायद हमने जो ये रिकॉर्डिंग की है ना वीडियो की, उस समय था, शायद खत्म होने तो 11,000 करोड़ हो चुका हो, जिस प्रकार कीमतें बढ़ती जा रही है। मूड कैसा है लोगों का? लोगों के अरमानों पे पानी फेरे जा रहे हैं, तो उस समय मूड कैसा होगा आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर सरकार निषेध ना लाए, किसी प्रकार के नियम लाए, और चाहे वो कठोर नियम भी हो, ऑफ कोर्स हम कठोर नियम से निराश जरूर होंगे, लेकिन जी लेंगे कि ये मान के कि चलो आज नियम कठोर है, कल नियम नरम होंगे। लेकिन अगर निषेध कर दे, तो पहली बात हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों किया, कि इसमें किस प्रकार की समझदारी थी। कि चाहे तकनीकी देखे यानी टेक्नोलॉजी देखे, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो हमारी फ्यूचर है, ठीक उसी तरह जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हमारी फ्यूचर है। अगर हम उसे इकोनॉमिकली देखें, तो इंडियंस का बहुत इसमें भारी मात्रा में फायदा हुआ है, क्योंकि इंडिया में टेकीज बहुत है, तो कई लोगों ने बिटकॉइन को बहुत पहले अपना लिया था। मैंने पहली बार बिटकॉइन में जो अनुभव किया था वो सितंबर 2016 में किया था। कुछ लोग तो 2014 2012 से कर रहे हैं, तो उन्हें काफी मुनाफा हुआ है। उन्हें आज कह देना कि नहीं, जो आप इतने समय से कर रहे हो ना, सब गलत था, तो मूड तो खराब है मार्केट का। काफी ऐसे निवेशक हैं जो अपने आप को किसी प्रकार से ज्यादा मैच्योर या ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या ज्यादा कंजर्वेटिव मानते हैं। उन्होंने क्या किया है कि वो बस अभी एक वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं। बट वेट एंड वॉच में आप समझेंगे कि अगर किसी ने $33,000 के रेट पे, क्योंकि वो रेट था लगभग जब लोकसभा का एजेंडा डिस्क्लोज हुआ था और हमें पता चला था कि निषेध कानून आने वाला है शायद, तो 33,000 का रेट था, और उस समय से ही हम वेट एंड वॉच यानी रुकिए और देखते रहिए मोड पे आ गए हैं। तो 33 का आज 51-52 हजार हो गया है। तो ये जो वॉच है ना, ये बड़ी पेनफुल, बड़ी दर्दनाक वॉच है। तो मूड तो भैया खराब ही है, लेकिन साथ में उम्मीद बनी हुई है। तो आपने जो ये डर की बात की, तो 2019 से ये डर जो निवेशकों में है, जो भारतवर्ष के इकोसिस्टम में है, वो 2019 से है। क्योंकि जो 2019 का ड्राफ्ट हमने देखा था, वहां पे सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि 60 से 90 दिन का समय देगी अपने निवेश की हुई क्रिप्टो करेंसी को कहीं पे ठिकाने लगाने के लिए, अगर वो निषेध हो जाता है तो अभी जो सुनाई दे रहा है कि 3 से 6 महीने का समय वक्त शायद मिल सकता है निवेशकों को। और ये ठिकाने लगाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस सामने आए हैं, जैसे कि सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स है, जैसे कि अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों जो विदेश में रहते हैं उनको भेज दे, या बेच के निकल जाए किसी भी तरह। तो इस वातावरण, इस माहौल में आप कौन से ऑप्शन को सही समझते हैं, या आपको इस बारे में आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, ठिकाने लगाना। मैंने जब भी बॉलीवुड के मूवी में इस लाशों को। शब्द का इस्तेमाल देखा है, तो वो ठिकाने लगाया जाता है लाशों को। राइट। तो मतलब अभी निवेशकों के बिटकॉइन को अगर ठिकाने लगाया जा रहा है, तो आपने बिल्कुल हमारा मूड सही पकड़ा है कि हमें इस समय कैसा लग रहा है। मगर देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि आप विदेश में बेच दीजिए, मुझे लगता है कि जितने लोग बात कर रहे हैं ना कि आप बिटकॉइन अगर आपके पास इस समय है या क्रिप्टो करेंसी है, तो आप इसे
अपने वॉलेट से कैसे निकालेंगे ताकि आपके पास बिटकॉइन ना रहे। तो मुझे सिर्फ एक ही तरीका नजर आता है, सिर्फ एक, कि आप विदेश में बेच दीजिए। अभी अब जो बाकी आपने कहे कि सेल्फ कस्टडी वॉलेट में ले लो, लेकिन उसमें तो फिर बैन नहीं हुआ ना। मतलब मेरे पास अगर क्रिप्टो है तो चलो मैं बेच नहीं सकता, पर रख तो सकता हूँ इसी उम्मीद में कि आज से 1 2 3 5 साल बाद उसे बेच पाऊंगा जब रूल्स बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस कानून की बात की जा रही है वो चाहते हैं कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी ना हो, तभी नहीं होगी। यहाँ तो जब्त की जाए, जब्त की जाए तो सोचो कितना अनर्थ होगा 10,000 करोड़ रुपए का। और यहाँ तो आप विदेश में बेच दें, मगर विदेश में अगर हम बेच सकते तो हमारा जो फेमा कानून है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर संशोधन लाना पड़ेगा, या तो परमानेंटली या वन टाइम। तो ये आसान काम नहीं है। तो इसके चलते मेरा दो भाग में प्रश्न है। पहला ये है कि आपने खुद ही अलग इंटरव्यू में कहा था कि मतलब क्रिप्टो करेंसी हमारे इस जमाने का सबसे महत्वपूर्ण धन संचय का माध्यम बन सकता है, वेल्थ क्रिएशन जनरेट कर सकता है देश में। तो जो समझ में आ रहा है कि सरकार में इसके प्रति एक डर है, वो एक अनिश्चितता है कि ये इंडियन रुपी को अंडरमाइन कर सकता है, या इससे ड्रग्स या हथियार खरीदे जा सकते हैं, या टैक्स कलेक्शंस में इसका प्रभाव हो सकता है। तो काफी सारे डर है। तो रेगुलेशन से सरकार में जो आशंकाएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, अगर रेगुलेशन जाने की बात करें तो? जो आशंकाएं हैं, अनिश्चितता है, उन्हें आप सारे जितने आपने लिस्ट बनाई और आप और 5 6 और जोड़ दो, तो बेसिकली कुल मिला के बनते हैं दो। पहली बनती है कि सरकार का क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और दूसरी बनती है कि किसी के पास क्रिप्टो करेंसी हो तो उससे वो कोई गलत चीज खरीद सकते हैं। राइट? तो गलत चीज खरीद सकते हैं, इसको हम पहले देखते हैं क्योंकि आसान है समझना। कैश, हमारे पास अगर कैश हो, करेंसी नोट हो, तो उससे भी हम गलत चीज खरीद सकते हैं। उस पर भी नाम नहीं लिखा होता। मैं आज जाके बैंक से, एटीएम से विड्रॉ कर सकता हूँ कैश, और उसे जाके जो भी आपने गलत चीजें कही शायद मैं खरीद सकता हूँ। तो वो हमें ना एक सामाजिक बीमारी को उस तरह से सॉल्व करना होगा। नहीं तो हमें सारे करेंसी नोट्स, गोल्ड, हीरे जवाहरात सारे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज को यूज किया जा सकता है गलत चीज खरीदने में। लेकिन जो आपने ज्यादा बड़ी बात कही कि टैक्स की बात, या भारत का पैसा बाहर चला जाएगा, या काला धन हो जाएगा, या काला धन आ जाएगा, ये जो सारी आशंकाएं हैं, ये सारी आती हैं इस बात से कि सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती क्रिप्टो करेंसी पे। तो नियंत्रण करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है कि अगर सरकार को यह मालूम हो कि किसने कितने पैसे के, कितने, कब, क्या क्रिप्टो करेंसी खरीदी, कितने की बेची, उसका पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, तो हो गया नियंत्रण। और ये मुश्किल नहीं है। आज यदि जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंडिया में चल रहे हैं वो तो केवाईसी करते ही हैं, तो आप उनसे सारे जो आपकी आशंका है दूर हो सकती है, क्योंकि आप उनसे डिटेल्स मंगा सकते हैं। और अगर आप उनके जो उनका चलने का तरीका है उससे खुश नहीं है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि देखो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको सरकार को ये रिपोर्ट देनी होगी, पैन नंबर देना होगा, या जो भी है, या किसी व्यक्ति की इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, इससे ज्यादा नेटवर्थ है, जो भी आप रिपोर्ट चाहते हैं इन लोगों से ले सकते हैं। अगर आप निषेध कानून लाए और इन्हीं एक्सचेंजेस को, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को, इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स को आप बंद कर दे, तो क्या होगा? जिन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारे लोग सरकार की बात मानेंगे और ठिकाने लगा देंगे, बेच देंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं करेंगे। अब जो नहीं करेंगे उन्हें आप, उनके 75 लाख लोग अगर है, तो समझो 5 लाख ने किया, 70 लाख लोगों का आप क्या करोगे? चलो 70 लाख लोगों ने किया, 5 लाख लोगों का आप क्या करोगे? वो अपनी क्रिप्टो करेंसी क्या करेंगे इसको आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो ऐसी एंटिटीज हैं जो कि सरकार को रिपोर्ट करने के लिए तैयार है और सक्षम भी हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाए और उनके लिए नियम लाए जाए। तो इसका दूसरा भाग जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि ये तो हम निवेशकों की बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन अगर हम देश की बात करें, अगर हम भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी को, देश को क्रिप्टो करेंसी से क्या फायदा हो सकता है, अगर हो सकता है तो? अगर सरकार, जैसे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ कुछ हैं जो कह रहे हैं कि जो पब्लिक ब्लॉकचेन है ये इतनी बड़ी बात है जितनी कि इंटरनेट एक जमाने में थी, आज से शायद 30 35 साल पहले। अगर सरकार ये बात मान लेती है
तो उसे ये भी मानना होगा कि जो इंटरनेट के साथ साथ हमारे पास मौके आए थे अर्ली 90s में, पटनी कंप्यूटर से कुछ लोग निकले, उन्होंने एक कंपनी चालू की थी जिसका नाम था इन्फोसिस, वो कैसे बढ़ी, टीसीएस कैसे बढ़ी, विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां जो है आईटी सर्विसेज में वो इंडिया में है। तो फ्यूचर में भी ब्लॉकचेन सर्विसेज की जो सबसे बड़ी कंपनीज होंगी वो इंडिया में हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। यदि ये नजरिया रहे तो इस टेक्नोलॉजी को बंद नहीं करना, इस पे निषेध नहीं करना, क्योंकि जैसे आप मानेंगे कि आईटी इंडस्ट्री ने भारत की इकोनॉमी में जितना योगदान दिया है, जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब कंपनीज है जिन्होंने कई सालों में लाख लाख लोग हायर किए हैं, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है, इतना ज्यादा टैक्स भरा है, चाहे इनको पहले कई साल 10-15 साल इनको टैक्स हॉलीडेज भी मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप, इंडिया तो मतलब एक तरह से सुपर पावर बन गई आईटी के दम पर, मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन के दम पर भी बन सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप के दम पर भी बन सकती है, तो ये ई कॉमर्स के दम पर भी बन सकती है। तो ये रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। अगर बंद कर दिए तो देखो कोई ना कोई तो बनेगा इसमें राजा। हमें अंधों में काना राजा नहीं बनना है, हमें तो पूरी दोनों आंखें खोलकर राजा बनना है। हमारे पास वो सारी क्षमताएं हैं जो चाहिए ब्लॉकचेन गुरु बनने के लिए, और हम चाहते हैं कि भारत वही बने। साथ साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी क्योंकि स्टार्टअप्स पैदा होंगे, कुछ कंपनीज बहुत बड़ी हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई कंपनीज को बड़े बारीकी से देखा है, तो होता ऐसा है कि 30-40-50 उनके एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके इतने कस्टमर होते हैं तो 200-250-300 उनके कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव थर्ड पार्टी बीपीओ या कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो चाहे 50 एम्प्लॉइज क्यों ना हो, डायरेक्टली वो दूसरे कंपनी के 200-300 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और इनडायरेक्टली अगर सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू जाना चाहे तो शायद 1000 तक उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है सिर्फ 50 एम्प्लॉइज के साथ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 2। ये फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज जहां कस्टमर सपोर्ट की एंड वेंडर की बहुत जरूरत होती है, वहां पे इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी होती है। नियंत्रण के बारे में सोचो, दुनिया में कितने ही देशों ने नियंत्रण किया है, कितने ही देशों में जो हमसे आगे निकल गए हैं। तो और कुछ नहीं तो हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, G20 या अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को देख के वहां पे किस प्रकार के रेगुलेशंस हैं, उनमें से कितने इंडिया के लिए रेलेवेंट है, लागू हो सकते हैं, वो सीख कर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है।